हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल सभी एजुकेशन पर। दोस्तों आज की ये क्लास होगी सुपर टेट एग्ज़ाम के लिए। हम करेंगे हिंदी के कुछ प्रश्नों को। तो दोस्तों इस चैनल पर आपको हिंदी के टॉपिक वाइज प्रश्न कराए जाएंगे सुपर टेट एग्ज़ाम के लिए। और साथ ही अगर आप किसी भी ऐसे टीचिंग एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं जिसमें हिंदी के प्रश्न पूछे जाएंगे, तब आपके लिए ये क्लास काफ़ी बेनिफिशियल हो सकती है। तो दोस्तों इस क्लास में हम करेंगे शब्द रचना और वाक्य रचना के प्रश्नों को। इसकी पहले की क्लास जो हुई है उसमें हमने वर्णमाला के टॉपिक को कवर किया है। वर्णमाला की जितने भी इम्पॉर्टेंट प्रश्न थे उसको वहाँ पर कवर किया गया है। तो अगर आपने उस क्लास को नहीं देखा है तो ज़रूर देख लीजिएगा। और आज जो हमारी क्लास है इसमें हम रखेंगे कुल 30 से 32 प्रश्नों को। तो आप देखिएगा कि आपके कितने प्रश्न सही हो रहे हैं। इसके पहले अगर आप चैनल पर पहली बार हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन प्रेस कीजिए, जिससे आने वाली जो क्लासेस हैं उसकी नोटिफिकेशन आपको टाइम से मिल सके। पहला प्रश्न देखेंगे आज का, तो है अर्थ के आधार पर शब्द कितने प्रकार के होते हैं? बताइएगा, अर्थ के आधार पर शब्द के प्रकार कितने होते हैं? तो दोस्तों 5 प्रकार के शब्द होते हैं अर्थ के आधार पर। तो हमारा आंसर क्या है? ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है। देखते हैं कि शब्द जो हैं ये कई आधार पर इसका विभाजन होता है। वाक्य के प्रयोग के आधार पर अगर आपसे पूछे तब आप बताएंगी कि शब्द 2 प्रकार के होते हैं, सार्थक और निरर्थक। रचना या बनावट के आधार पर शब्द 3 प्रकार के होते हैं, रूढ़, यौगिक और योग रूढ़ शब्द। उत्पत्ति या फिर स्रोत के आधार पर अगर आपसे पूछे तब आप 4 बताएंगे, तत्सम, तद्भव, देशज और विदेशी शब्द। व्याकरणिक प्रकार के आधार पर शब्द 2 प्रकार के होते हैं, विकारी और अविकारी शब्द। अर्थ की दृष्टि से शब्द कितने प्रकार के होते हैं? तो अभी आपने देखा कि 5 प्रकार के होते हैं, पर्यायवाची, विलोम, अनेकार्थी, वाक्यांशों के लिए एक शब्द, एकार्थी या फिर आप कह सकते हैं समानाभासी शब्द। तो ये आपने देख लिया कि कई आधार पर शब्दों के भेद होते हैं। तो दोस्तों इस प्रश्न से आपको कई सारी चीज़ें एक ही जगह पर मिल गई हैं, कई सारी आपको यहाँ पर इन्फॉर्मेशन मिल गई है। तो हो सकता है कि आपका ये प्रश्न और भी अच्छे से क्लियर हो गया है। अगला प्रश्न देखते हैं, पंकज शब्द निम्न में से किससे संबंधित है? पंकज शब्द रूढ़ शब्द है, यौगिक है या फिर योग रूढ़ शब्द है? तो दोस्तों पंकज जो शब्द है यह योग रूढ़ शब्द माना जाता है। और साथ ही अगर आपको ये चीज़ नहीं क्लियर है तब आपने अगर समास पढ़ रखा है तो दोस्तों बहुब्रीहि समास के जितने भी आप कह सकते हैं उदाहरण होते हैं वे सभी योग रूढ़ शब्द के उदाहरण माने जा सकते हैं, जो किसी और का यानी कि विशेष अर्थ देते हैं, अपना सामान्य अर्थ छोड़कर किसी विशेष अर्थ को प्रकट कर रहे हों, तब वहाँ पर हमारा क्या होता है? योग रूढ़ शब्द होता है। जैसे पंकज मिस क्या होता है? पंकज मिस कीचड़ होता है, तो वह किसी और अर्थ को यहाँ पर प्रकट कर रहा है। ऑप्शन क्या है? ऑप्शन नंबर सी हमारा बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिएगा, योगरूढ़ शब्द कौन सा होता है? तो फिर से आपको बताना है कि योगरूढ़ शब्द कौन सा है। योद्धा है, दशानन है, राक्षस है या फिर सुर है? तो दोस्तों योग रूढ़ शब्द हमारा दशानन है, जो यहाँ पर रावण को इंगित कर रहा है। अपना विशेष अर्थ छोड़कर क्या कर रहा है कि रावण को यहाँ पर इंगित कर रहा है, इसलिए हमारा क्या है? योग रूढ़ शब्द है दशानन। और भी देख लीजिए, जैसे दशानन हो गया, पीताम्बर, नीलकंठ और वीणावादनी, ये सभी शब्द भी योग रूढ़ शब्द कहलाते हैं। अगला प्रश्न है, शब्द क्या होते हैं? ध्वनियों के मेल से बने सार्थक वर्ण समुदाय, स्वरों के मेल से बने, स्वर या व्यंजनों के मेल से, या निरर्थक और सार्थक शब्दों के मेल से बने शब्द होते हैं। तो दोस्तों शब्द जो होते हैं वे ध्वनियों के मेल से बने सार्थक वर्ण समुदाय के होते हैं। अगला प्रश्न है, सामान्यतया शब्द के कितने प्रकार होते हैं? देखिए अगर आपसे ये पूछ ले कि अर्थ के आधार पर, रचना के आधार पर या फिर वाक्य में प्रयोग के आधार पर, तब आपको मैंने पहले के प्रश्न में बहुत अच्छे से ये चीज़ डिटेल में बताया है। लेकिन अगर आपसे सिर्फ ये पूछे कि शब्द के कितने प्रकार होते हैं, सामान्यतया कुछ भी आगे ना दें, सिर्फ ये पूछ ले कि शब्द कितने प्रकार के होते हैं, तब आप क्या बताएंगे? सिर्फ आप 2 लगाएंगे ऑप्शन में। ये हमारा ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है। कौन कौन से होते हैं? तो सार्थक और निरर्थक, सिर्फ यही हमारे सामान्य प्रकार से शब्द के प्रकार होते हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से मूल शब्द कौन सा है? मूल शब्द जिसे हम रूढ़ शब्द भी कहते हैं, अनुकरण है, अनुगामी है, कामचोर है या फिर कान है? तो दोस्तों रूढ़ शब्द वे होते हैं जिनका हम सार्थक खंड ना कर सके।
सार्थक रूप से उसे हम तोड़ ना सके या फिर अलग ना कर सके। तो कान जो शब्द है इसे हम अलग नहीं कर सकते। अगर हम का को अलग कर देंगे तो उसका भी कोई अर्थ नहीं है, और ना को अलग करते हैं तो उसका भी कोई सार्थक अर्थ नहीं है। इसलिए हमारा मूल शब्द है कान। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न है यौगिक शब्द क्या होते हैं? दो स्वरों के मेल से बने होते हैं, दो अक्षरों के मेल से, दो शब्दों के मेल से, या निरर्थक शब्दों के मेल से। तो दोस्तों यौगिक शब्द जो होते हैं वो दो शब्दों के मेल से बने होते हैं। जैसे आप कह लीजिएगा रेलगाड़ी या फिर पुस्तकालय, तो पुस्तक धन आलय से बना है, रेल धन गाड़ी से बना है। तो ये जो शब्द हैं ये यौगिक शब्द कहलाते हैं, जिसका सार्थक खंड हो सकता है। अगला प्रश्न है शब्दांश और शब्दों के मेल से जो रचना होती है वह क्या कहलाती है? मूल शब्द, यौगिक शब्द, उपसर्ग या प्रत्यय। तो दोस्तों शब्द और शब्दांशों के मेल से जो रचना होती है वह यौगिक शब्द कहलाती है। हमारा ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न है सरल वाक्यों को पहचानिए। वाक्य कितने प्रकार के होते हैं? तो दोस्तों संरचना की दृष्टि से वाक्य 3 प्रकार के माने जाते हैं, संयुक्त, सरल और मिश्र। तो यहाँ पर आपको सरल वाक्य को पहचानना है। देखिएगा हमारा ऑप्शन नंबर ए में दिया गया है श्याम पुस्तक पढ़ता है जिसमें सिर्फ एक ही विधेय है, जिसमें एक विधेय और एक उद्देश्य हो, वो हमारा क्या होता है? सरल वाक्य होता है। तो हमारा ऑप्शन नंबर ए ही यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट होगा। अगला प्रश्न है देखिएगा संरचना की दृष्टि से वाक्य कितने प्रकार के होते हैं? तो अभी हमने आपको बताया कि 3 प्रकार के होते हैं, सरल, मिश्र और संयुक्त। तो यहाँ पर हमारा ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न है आग की लपटें इतनी तेज थी कि उन्हें बुझा पाना कठिन था। इसमें कौन सा वाक्य है? सरल वाक्य है, मिश्र वाक्य है, संयुक्त वाक्य है, या इनमें से कोई नहीं है? तो दोस्तों देखिएगा एक प्रधान उपवाक्य के साथ एक आश्रित उपवाक्य का अगर प्रयोग हो तो वह क्या होता है? मिश्र वाक्य होता है। जैसे यहाँ पर ये बोला गया कि आग की लपटें इतनी तेज थी, तब हमें और भी इच्छा जागृत हो रही है कि हम इसके आगे क्या था? अगर आग की लपटें इतनी तेज थी कि क्या उन्हें बुझा पाना कठिन था, अगर ये वाक्य ना बोला जाए तब मान लीजिए कि ये जो वाक्य हमारा उपवाक्य ये अधूरा है। तो यह क्या है? हमारा मिश्र वाक्य है। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिएगा मोहन को हिंदी पढ़ना है इसलिए वह शास्त्री जी के यहाँ गया। तो ये कौन सा वाक्य है? संयुक्त है, सरल है, मिश्र है या गुणवाचक है? तो दोस्तों यह संयुक्त वाक्य है। संयुक्त वाक्य क्या होता है? जिस वाक्य में एक प्रधान उपवाक्य या फिर एक से अधिक प्रधान उपवाक्य के समकक्ष उपवाक्य हों वे हमारे संयुक्त उपवाक्य होते हैं। तो हमारा ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न है बाढ़ न आती तो फसल अच्छी होती। ये किस प्रकार का वाक्य है? विस्मय वाचक वाक्य है, इच्छा व्यक्त हो रही है, संकेत या फिर संदेहवाचक वाक्य। तो दोस्तों बाढ़ न आती तो फसल अच्छी होती, ये संकेत दे रहा है। दोस्तों यहाँ पर क्या है? संकेत वाचक वाक्य हो जाएगा। तो हमारा ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न है निम्न में से संयुक्त वाक्य का चयन कीजिए। संयुक्त वाक्य कौन कौन से होते हैं? अभी आपने देखा ऊपर। तो दोस्तों देखिएगा जो परिश्रम करता है वही आगे बढ़ता है, या मैं पढ़ता हूँ और गाता है, क्या मेरे बिना वह पढ़ नहीं सकता? परिश्रमी व्यक्ति ही सफलता प्राप्त करता है। तो यहाँ पर आपको क्या बताना है? संयुक्त वाक्य बताना है जो दो उपवाक्यों के साथ जुड़ा हो। देखिए यहाँ पर एक ये भी है कि अगर और आपको दिख जाए तब आप आंख बंद करके लगा सकते हैं, और अगर आपको दिखता है लगा हुआ किसी भी वाक्य में तो वह संयुक्त वाक्य होता है। तो हमारा ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न है कृष्ण बांसुरी बजाते थे और राधा नाचती थी, यह वाक्य किस प्रकार का है? संयुक्त है, सरल है, उपयुक्त सभी है या मिश्र है? तो दोस्तों अभी मैंने आपको बताया कि अगर आपको कहीं भी और लगा दिख जाए तब आप समझ लीजिएगा कि वह संयुक्त वाक्य है। तो हमारा यहाँ पर भी क्या है? संयुक्त वाक्य है। यानी कि योजक चिन्ह भी अगर आपको लगा दिख जाए, योजक चिन्ह क्या है? और का काम करता है। अगला प्रश्न देखिएगा आहा कल बड़ा मजा आएगा किस प्रकार का वाक्य है? संकेतार्थक है, प्रश्नार्थक है, निषेधार्थक है या विस्मयादि बोधक है? तो दोस्तों यहाँ पर देखिएगा आप विस्मय बोधक चिन्ह भी लगा है, तब आप बहुत ही आसानी से यह जान जाएंगे कि यह विस्मयादि बोधक वाक्य है। तो हमारा ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल करेक्ट है। अगला प्रश्न है वह बैसाखियों से ही व्हीलचेयर तक पहुंच उसमें बैठ गई और बड़ी तटस्थता से उसे स्वयं चलाती कोठी के भीतर चली गई, यह कौन सा वाक्य है?
तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पर भी और का प्रयोग हुआ है, तो और का प्रयोग जहाँ होता है वह क्या होता है, संयुक्त वाक्य। तो हमारा क्या है, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न है कि मेरे पिता आर्य समाज रानी मंडी के प्रधान थे और माँ ने स्त्री शिक्षा के लिए आदर्श कन्या पाठशाला की स्थापना की थी। यह किस प्रकार का वाक्य है? साधारण है, मिश्रित है, संयुक्त है और या फिर यह सभी है। तो दोस्तों देखिएगा यहाँ पर क्या है, यहाँ पर हमारा संयुक्त वाक्य है, लेकिन आप यहाँ पर और ढूंढ रहे होंगे तब और यहाँ पर आपको दिख जाएगा। देखिए और यहाँ पर लगा है, तो जाहिर सी बात है कि यह आपका संयुक्त वाक्य है। अगला प्रश्न है, माँ स्कूली पढ़ाई पर जोर देती हैं। यह किस प्रकार का वाक्य है? संयुक्त है, सरल है, मिश्रित है या साधारण है? तो साधारण जो होता है उसे हम सरल वाक्य भी कह सकते हैं। तो यह वाक्य हमारा सरल है या साधारण है। तो ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न है, जल्दी जल्दी घर लौट आया और 2 रुपये में से 1 रुपये 6 आना माँ के हाथ में रख दिए। यह किस प्रकार का वाक्य है? तो दोस्तों यहाँ पर भी और का प्रयोग हुआ है, इसलिए हमारा आंख बंद करके आप लगाइएगा, संयुक्त वाक्य हमारा ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट है। अगला प्रश्न है, उनका आशीर्वाद था या मेरा जी तोड़ परिश्रम की तीसरे चौथे में मेरे अच्छे नंबर आए और 5वें दर्जे में मैं तो फर्स्ट आया। यह किस प्रकार का वाक्य है? मिश्रित है, साधारण है, संयुक्त है या फिर सभी है? तो दोस्तों यहाँ पर क्या हुआ है, यहाँ पर आपको एक उपवाक्य मिला है जो एक वाक्य पर आश्रित है। तो दोस्तों यहाँ पर क्या है, हमारा मिश्रित वाक्य है। और का प्रयोग तो हुआ है, लेकिन यहाँ पर आपको एक चीज़ और देखनी है कि कोई ऐसा वाक्य ऐसा जो उपवाक्य पर आश्रित हो, तो यहाँ पर ये चीज़ भी आपको ध्यान में रखनी है। हमारा क्या है, मिश्रित वाक्य है, यानी कि ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट है। अगला प्रश्न है, इस साल इंटरमीडिएट पास किया था। यह वाक्य कौन सा है? साधारण है, मिश्रित है, संयुक्त है या फिर इनमें से कोई नहीं है? तो दोस्तों इस साल इंटरमीडिएट पास किया, ये बहुत ही सरल सा वाक्य है, यानी कि साधारण वाक्य है। तो हमारा ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट होगा। अगला प्रश्न है, प्रश्नवाचक वाक्य किसे कहते हैं? जिस प्रश्न का उत्तर दिया जाता है, जिस वाक्य में प्रश्न पूछा जाए या फिर जिस वाक्य में आश्चर्य हो या जिस वाक्य में संदेह हो। तो आसान सा है कि जिस वाक्य में हमें प्रश्न पूछा जाए वह वाक्य प्रश्नवाचक वाक्य होगा, इसलिए ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न है, वह बोले चलती क्यों नहीं जी। इसमें किस प्रकार का वाक्य है? विस्मयवाचक है, विधानवाचक है, संदेह है या फिर प्रश्न है? तो दोस्तों कोई पूछ रहा है कि वह बोले चलती क्यों नहीं हो जी, तो प्रश्न कर रहा है, इसलिए हमारा प्रश्नवाचक वाक्य है, ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल करेक्ट है। अगला प्रश्न है, मोइना अच्छी किंतु जिद्दी लड़की है। यह कैसा वाक्य है? साधारण, संयुक्त, मिश्रित या इनमें से कोई नहीं? तो दोस्तों यहाँ पर हमारा संयुक्त वाक्य होगा, किंतु जो योजक चिन्ह है ये संयुक्त वाक्य में लगता है, इसलिए हमारा संयुक्त वाक्य होगा। अगला प्रश्न है, धरा का क्या अर्थ होता है? पृथ्वी, आकाश, नदी का धारा या धारणा? तो दोस्तों धरा का अर्थ पृथ्वी होता है, ऑप्शन नंबर ए हमारा बिल्कुल करेक्ट होगा। अगला प्रश्न है, दासरथी का क्या अर्थ होता है? दशरथ, दशरथ का पुत्र या 10 रथ चलाने वाला? तो दोस्तों दशरथी का अर्थ होता है दशरथ का पुत्र, ऑप्शन नंबर सी हमारा करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन एक भिन्न अर्थ प्रकट कर रहा है? गगन, नभ, अम्बक या अंबर? तो यहाँ पर जो अम्बक है इसका अर्थ होता है आँख, और सारे जो हैं ये आकाश के समानार्थी शब्द हैं, इसलिए हमारा ऑप्शन सी बिल्कुल करेक्ट होगा। अगला प्रश्न देखिएगा, वेद शब्द का क्या अर्थ होता है? ज्ञान होता है, बुद्धिमत्ता होता है, कुशलता या शक्ति? तो वेद का अर्थ ज्ञान होता है, इसलिए ऑप्शन नंबर ए हमारा सही हो जाएगा। वेद को हम श्रुति भी कहते हैं, तो ये एक्स्ट्रा फैक्ट है, ये चीज़ आप नोट करिएगा। अगला प्रश्न है, कटक का सही अर्थ क्या होता है? काटना, कीट, सेना या सरपट? तो कटक का अर्थ होता है सेना, ये चीज़ याद रखिएगा, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है। अगला प्रश्न है, शक का अर्थ क्या होता है? शक का अर्थ मनोज होता है, पिनाकी, इंद्र या पंच बाण? तो दोस्तों शक का अर्थ होता है इंद्र।
इंद्र अर्थ होता है, इसलिए ऑप्शन नंबर सी हमारा करेक्ट हो जाएगा। ये चीज़ आपको देखना है। अगला प्रश्न जो कि आज का हमारा लास्ट प्रश्न होगा कि कौन सा एक अन्य से भिन्न अर्थ प्रकट करता है, इंद्र, बंदर, कपीश या फिर मरकट। तो ये सारे जो हैं ये बंदर के पर्यायवाची शब्द हैं, बंदर, कपीस और मरकट, जबकि इंद्र जो है ये इन तीनों में से अलग है, इसलिए हमारा ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है, क्योंकि इस प्रश्न में पूछा ही था कि भिन्न अर्थ वाला आपको अर्थ शब्द बताना है। तो दोस्तों ये थे आज के प्रश्न। वाक्य रचना, शब्द रचना के पर हमने आज क्वेश्चन किए हैं। कैसे लगे आपको कमेंट बॉक्स में बताइएगा ज़रूर, और अगर क्लास अच्छी लगी तो ज़्यादा से ज़्यादा लाइक शेयर करिएगा, और अगर चैनल पर पहली बार हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। फिर मिलेंगे अगली क्लास में कुछ नए प्रश्नों के साथ। धन्यवाद।